चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले आपको समझना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है जबकि दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। यानी रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज इन विच वन सब्सटेंस undergoes oxidation whereas another substance undergoes reduction। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। जैसे कि जिंक एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने के बाद ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। उसी तरीके से फेरस आयन है Fe2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक आयन में, तो ये फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब दूसरा टर्म समझते हैं और दूसरा टर्म है रिडक्शन। ठीक है बच्चों, रिडक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ऐसी कोई रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा। जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें और Cu में कन्वर्ट हो जाए तो इसमें Cu2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वापस से हम रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हो, ऐसी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। कोई एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है भाई, तो इसमें आप देखो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो गया आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप देख पा रहे हो कि इस रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जबकि दूसरा जो सब्सटेंस है Cu2 पॉजिटिव उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ सेम रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अब देखिए, ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं तो इनमें एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इन दीज रिएक्शंस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है कॉल्ड केमिकल एनर्जी। उसको क्या बोला जाता है, केमिकल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ, डिवाइस विच
convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसी डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, सर्टेन रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो स्पॉन्टेनियस नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? विच नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन। ठीक है, ऐसी सभी रिएक्शंस जो ना तो खुद से होती हैं और ना इनिशिएशन के बाद भी होती हैं, उन सभी रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो ना तो खुद से होती हैं और ना ही इनिशिएट करने के बाद होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल खुद से होने वाली प्रोसेसेस, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने शुगर डाल दी। अब ये शुगर अपने आप इस वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी अपने आप, आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो डिज़ोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इस प्रोसेस का उल्टा करें, यानी आप चाहते हो कि सॉल्यूशन में से शुगर बाहर आ जाए, शुगर क्रिस्टलाइज आउट हो जाए सॉल्यूशन में से, तो क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी? क्या ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एंड दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इन रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। ठीक है ना। बट दीज रिएक्शंस may become spontaneous by passing electrical energy। ठीक है ना। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं। अब आपके सामने कोई ऐसी कोई प्रोसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम NaCl को मेल्ट कराते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव, डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी NaCl हालांकि मेल्ट होके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना रहा है, पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में कोई पॉसिबल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम करंट पास करा देंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में क्या होने लगता है, रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। तो नो रिएक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बट व्हेन current is passed to molten NaCl, ठीक है, Cl नेगेटिव undergoes oxidation whereas Na पॉजिटिव undergoes reduction। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि अभी तक तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव
उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही करंट पास कराया तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होने लगा और Na पॉजिटिव का रिडक्शन होने लगा, ठीक है ना। तो पहले नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन थी, अब वो स्पॉन्टेनियस हो गई, ठीक है, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, अभी ये ऊपर जो रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एबव रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी सभी रिडॉक्स रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, उनको ऐसी सभी रिएक्शंस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस किस डिवाइस के अंदर होती है? इट टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों के बारे में स्टडी कर लिया है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the interconversion of इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें करना क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना है, ऐसे ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी मैं लिख सकता हूँ कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मैं कहूँगा उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए अब थोड़ा हम एक्सप्लेन्ड वे से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट by the passage of electricity through its aqueous solution और molten state। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है? There is a decomposition of electrolyte when current pass through its aqueous solution or molten state, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर होती है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, इट टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है, क्लियर है। तो ज़रा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ा सा
डायग्राम देख लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम क्या होता है। देखिए इसके अंदर एक ग्लास बीकर होता है, ठीक है, ग्लास वेसल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर दो रॉड्स होती हैं, ठीक है, जो एक बैटरी से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ हम एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये डीसी बैटरी होती है, बेसिकली डीसी सोर्स होता है, क्लियर है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये वाली जो रॉड है जिसको हम एनोड कह रहे हैं, ये भी कैसा टर्मिनल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और ये वाली रॉड क्या कहलाएगी, ये कैथोड हो जाएगी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एनोड पर जो रिएक्शंस होंगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, इस ग्लास वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल रहता है, ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेटअप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। सबसे बाहर एक ग्लास वेसल है, ग्लास वेसल इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट, टू रॉड्स एनोड एंड कैथोड कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ बैटरी, डीसी सोर्स और बैटरी कह सकते हैं हम उसको, और एक एमीटर कनेक्टेड है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट से मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस की, देखिए जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करेंगे या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, या तो उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो या फिर जब आप उसे मेल्ट करोगे तो क्या प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्लियर है, आगे बात समझ में आता है। चलिए अब जैसे ही हम करंट पास करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में, यानी मैं लिख देता हूँ ऑन पासिंग करंट द नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड एंड पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। डायग्राम से बात को समझते हैं, देखिए डायग्राम से इस बात को समझते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम बनाया था, तो फटाफट से मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया था। तो इसको मैंने एनोड बोला था, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैथोड, ये नेगेटिव, ठीक है। और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कि जैसे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों आयन्स प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और ये करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में पहुंचेगा तो ये जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन है ये मूव करना शुरू कर देते हैं। और कैसे मूव करते हैं कि नेगेटिव आयन तो किसकी तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स एनोड, और पॉजिटिव आयन किसकी तरफ मूव करता है,
टुवर्ड्स कैथोड। आपको पता होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव आयन जो है, नेगेटिव आयन वो एनोड की तरफ मूव करता है, इसलिए नेगेटिव आयंस को एनायंस बोला जाता है। नेगेटिव आयंस को क्या बोला जाता है? एनायंस बोला जाता है। और क्योंकि पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए पॉजिटिव आयंस को क्या बोला जाता है? कैटायंस बोला जाता है। क्लियर है बात? तो आप डायग्राम में भी इस चीज़ को देख सकते हो। अब आप खुद सोचिए, नेगेटिव आयन जब एनोड पर जाएगा तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसी तरीके से जब पॉजिटिव आयन कैथोड पर पहुंचेगा तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव फिर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये न्यूट्रलाइज होने की जो प्रोसेस होती है उसको प्राइमरी चेंज कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स, या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। वो क्या है उसको देखते हैं। द नेगेटिव आयंस गिव इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड, ठीक है। नेगेटिव आयंस गिव इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड, वेयर एज पॉजिटिव आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देंगे और पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। देन दे गेट न्यूट्रलाइज, ठीक है। और ये न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्राइमरी चेंज कहलाता है। इट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी चेंज है क्या? प्राइमरी चेंज में क्या होता है कि नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रल स्पीशीज में, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। अब मान के चलिए कि ये जो न्यूट्रल स्पीशीज फॉर्म हुई है, अगर ये अनस्टेबल है, इफ न्यूट्रल स्पीशीज formed is unstable, then secondary change take place, ठीक है। अगर न्यूट्रल स्पीशीज अनस्टेबल फॉर्म हुई है तो फिर एक और चेंज होता है, सेकेंडरी चेंज कहलाता है, तब जाके एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब मान के चलो न्यूट्रल स्पीशीज अगर अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल ही है, तब सेकेंडरी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम कंपाउंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे लेड ब्रोमाइड है PbBr2, जैसे आप इसे मेल्ट करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, लेड आयंस और ब्रोमाइड आयंस, क्लियर। अब देखिए एट कैथोड, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो कौन मूव करेगा? कौन मूव करेगा? सीधी सी बात है, पॉजिटिव आयन मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? देयर इज अ रिडक्शन ऑफ
Pb2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी चेंज? क्योंकि प्राइमरी चेंज में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर प्राइमरी चेंज के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव आयन जो होता है वो न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी तो यही काम हो रहा है। यहाँ देखिए, हमारे जो पॉजिटिव आयन था Pb2 पॉजिटिव, वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गया, Pb में, एंड इट इज़ स्टेबल। तो मैंने जैसा कि बताया कि अगर प्राइमरी चेंज में ही स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं तो फिर सेकेंडरी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैथोड पर क्या बन गया, कैथोड पर बन गया आपका Pb लेड, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं एट एनोड। एनोड सबको पता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन मूव करेगा, सीधी सी बात है, नेगेटिव आयन मूव करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी चेंज होता है, यानी Br नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Br में। दिस इज प्राइमरी चेंज। पहले ही बता चुका हूँ क्यों है ये प्राइमरी चेंज, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज़ फॉर्म होती है, ठीक है। पर यहाँ पर ये जो फॉर्म हुई है न्यूट्रल स्पीशीज़, वो अनस्टेबल है। सबको पता है Br एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चेंज होगा, और उस एक और चेंज को हम कहेंगे सेकेंडरी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी चेंज और होने वाला है, और वो होगा Br प्लस Br गिव्स Br2, और अब की बार जो स्पीशीज़ बनी है वो स्टेबल है। दिस इज़ द सेकेंडरी चेंज। तो मैं कह सकता हूँ कि एनोड पर क्या बनने वाला है, एनोड पर बनेगा Br2, ठीक है। तो ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन में लिख सकता हूँ कि Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स Pb प्लस Br2। Pb आपको कहाँ मिला था, एट कैथोड, और Br2 कहाँ मिला था, एट एनोड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रोलाइसिस समझ ली Pb-Br2 की, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। जैसे NaCl है, आपने इसको मेल्ट किया, क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब एट कैथोड, कैथोड इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल, तो इस पर कौन जाएगा, Na पॉजिटिव, और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दिस इज़ द प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज में ही स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो सेकेंडरी चेंज यहाँ नहीं होने वाला, क्लियर। अब एट एनोड, एनोड इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऑब्वियसली Cl नेगेटिव माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl, यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ है। दिस इज प्राइमरी चेंज। लेकिन यहाँ जो प्राइमरी चेंज में ये जो बना है दिस इज अनस्टेबल, तो इसमें एक और चेंज होगा, सेकेंडरी चेंज, और क्या बन गया, Cl2, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। चलिए